हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस चल रहा था दोस्तों, जिसके अंतर्गत आज हमारा लेक्चर नंबर 17 होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे डीपीएसपी पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। ठीक है, तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ऐसे कितने दायित्व है या किस किस प्रकार के दायित्व है जो राज्य को प्रदान किए गए हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अर्थात लेक्चर नंबर 16 में दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ मौलिक अधिकारों के साथ ही मौलिक कर्तव्य भी जनता को अर्थात नागरिकों को दिए गए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ निदेशक तत्व होते हैं राज्य के, जो कि राज्य के लिए एक दायित्व का कार्य करते हैं और जनता के लिए एक प्रकार से एक अधिकार ही होते हैं। तो दोस्तों बने रहे सेशन में और हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से नागरिकों के अधिकार है और किस प्रकार से राज्य के लिए दायित्व है। ओके, तो दोस्तों इस सेशन पे जो भी मेरे दोस्त पहली बार आए हैं, जो हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे डिटेल से पूरे विस्तार पूर्वक दोस्तों सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और जिसके लिए दोस्तों अगर आपको कोई इस दौर में अगर इस सफर में अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने सभी डाउटों को क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि जिनको भी दोस्तों पढ़ाई के तहत जो हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए दोस्तों। प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट वाइज, जैसे देखिए ये है बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का, बीए थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सभी लेक्चर आपके सिलेबस वाइज ही आपके सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों पूरे क्रम वाइज आपके लिए लेक्चर वहां पर मैनेज कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर आप क्रम अनुसार सभी लेक्चरों को देख पाएंगे। इस सब के अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, अगर आप हमें व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो दोस्तों आपके लिए नंबर है और यही नंबर कॉल नंबर भी है, जिसमें दोस्तों आप दिए गए समय पर आप कॉल कर सकते हैं हमें, जिससे आपकी डायरेक्टली मुझसे ही बात होगी। कोई भी आपका डाउट हो स्टडी से संबंधित आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा आपको, जिसे ज्वाइन करके आप वहां पर हमारे सभी क्लास नोट्स को पा सकते हैं और साथ ही साथ में जितनी भी लेक्चर हम यहाँ लेते हैं सभी लेक्चरों की लिंक भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन होने जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर दोस्तों। इससे पहले हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों पर सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 15 और 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 17 में आज हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी पर दोस्तों, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। इतना बड़ा भी नहीं है, परंतु दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें आज हम 3 टॉपिकों पर अर्थात कि इसके 3 पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। एक देखेंगे कि माफ कीजिएगा, जो डीपीएसपी है हमारे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनका स्वरूप क्या है, उनका अर्थ क्या है। इसके अलावा जितने भी कितने प्रकार के अर्थात कितने हमारे जो है डीपीएसपी है उन पर चर्चा होगी, और उसके बाद में कुछ आलोचनाओं का जो हमारे इसका नकारात्मक पक्ष भी देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन दोस्तों शुरू कीजिए, और जो भी मेरे दोस्त पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार पूरा लेक्चर एंड तक देखिए, उसके बाद डिसीजन लेना दोस्तों कि आपको हमारे साथ रहना है या नहीं रहना है, आपको हमारे साथ पढ़ना है या कहीं और जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको उतना डेटा दे पा रहा हूं, उतना विस्तार से पढ़ा पा रहा हूं जितनी की आपको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप निश्चिंत होकर के इस चैनल पर बने रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बीए पढ़ाना नहीं है। बीए के अंतर्गत ही आपका सिलेबस कवर करते हुए ही दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं
जो बीए के बाद में डायरेक्टली यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस या कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी अभी से करना चालू कर चुके हैं या किसी उस मोटो से बीए कर रहे हैं, तो उन छात्रों को दोस्तों मैं आज ही तैयार कर रहा हूं। बीए के अंतर्गत जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो सिर्फ बीए के लिए नहीं है दोस्तों। जिस दिन आप आज फर्स्ट ईयर का स्टडी मेरे साथ कर रहे हैं, थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और हम डायरेक्टली आपसे कॉल पे बात करेंगे, तब हमें आपको बताऊंगा दोस्तों, तब तक आपकी 70% स्टडी अर्थात आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। 70%, जो मात्र 30% डाटा सिलेबस आपका बच जाएगा, जिस 30% को दोस्तों मुश्किल से 6 महीने के अंदर, चाहे आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 6 महीने के अंदर उसको हम कवर कर लेंगे। अर्थात कि आपका 1 साल भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपको ये नहीं करना होगा कि बीए के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता पड़े। तो दोस्तों बने रहे सेशन में एंड तक। मैं नए छात्रों को बोल रहा हूं, जो हमको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं वो तो हमारी बातों से भली भांति परिचित है, अच्छे से समझते हैं कि मैं किस उद्देश्य से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बाकी जो नए हैं मैं सिर्फ उनको कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बार सेशन को एंड तक देखें, फिर डिसीजन ले क्या मैं विस्तार से आपको वो डेटा दे पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर हमारा आज का लेक्चर। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है, वो पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देशों में है, 2 ही देशों के संविधान में है। अन्य पूरे विश्व के किसी संविधान में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को नहीं मिलेंगे। और वो देश है दोस्तों आयरलैंड और भारत। मात्र इन 2 देशों ने ही डीपीएसपी को अपनाया है, इसके अलावा किसी भी देश में डीपीएसपी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसको अपनाने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए और उचित रूप से की जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य था डीपीएसपी अपनाने के पीछे। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे हमारा आज का विशेष सेशन दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्थ और स्वरूप की। तो इसका दोस्तों स्लाइड पे आने से पहले आप इसको एक व्यवहारिक रूप से पहले समझ ले। हालांकि मैं जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया था, और जब हम मूल कर्तव्य वाला सेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। एक मिनट, बोलते बोलते ना गला भी थोड़ा खींचने लगता है यार। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आप डीपीएसपी का एक व्यवहारिक पक्ष समझे, व्यवहारिक रूप समझे, तो आपको कंप्लीट ये सेशन बिल्कुल पूरा एंड तक समझ आने वाला है। डीपीएसपी, अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है बहुत अच्छे से, मौलिक अधिकारों के बारे में आपका ज्ञान काफी है, तो दोस्तों आपको डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सोचिए कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? हमारे अधिकार है जो मौलिक रूप से संविधान के द्वारा हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और वो अधिकार ऐसे अधिकार हैं हमारे जिनका अगर चाहे सामान्य व्यक्ति या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर उन अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब जरा कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था तो उसी दौर में दोस्तों उन्होंने काफी लंबी लिस्ट हमारे लिए अधिकारों की बनाई थी। ठीक है, तो जब वो एक लंबी लिस्ट अधिकारों की बना करके संविधान सभा में उन्होंने पेश की और जब सबने बैठ करके डिस्कस किया उस पर, अर्थात कि जब संविधान सभा में उन अधिकारों की लिस्ट पर डिस्कस हुआ तो उस समय ये फिक्स हुआ, ये जो है इस पर जो है सभी एकमत इस बात पर हुए कि इस पूरी लिस्ट में से कुछ अधिकार निकाल लीजिए जो हम जनता को अभी प्रोवाइड कर देंगे, और कुछ अधिकार बचाकर रख लीजिए जिसे कि आने वाली सरकार अर्थात संविधान लागू होने के कुछ सालों बाद सरकार अपनी स्थिति के अनुसार, देश की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे जनता को प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, तो समझिए यहां पर कि कुछ अधिकार ऐसे थे जिन्हें संविधान में हाथों हाथ हैंड टू हैंड लागू कर दिए गए थे,
और कुछ अधिकार ऐसे थे जिन्हें बचाकर रख लिया गया था और कहा था शासन से, सरकार से, कि आप अपनी स्थिति के अनुसार जैसे जैसे आपकी अर्थात देश की स्थिति अच्छी होती जाए, जैसे जैसे देश का विकास होने लगे, जैसे जैसे शासन सक्षम होने लगे अधिकार देने में जनता को, वैसे वैसे इन अधिकारों को धीरे धीरे लागू आपके अनुसार करते जाइए। तो दोस्तों, जिन अधिकारों को सुरक्षित रखा था बाद में लागू करने के लिए, उन्हीं अधिकारों को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो वीडियो के शुरू में, लेक्चर के शुरू में जैसा मैंने आपको कहा था कि डीपीएसपी राज्य के लिए तो दायित्व है और जनता के लिए अधिकार है, नागरिकों के लिए अधिकार है। तो कैसे हुए नागरिकों के लिए अधिकार? तो दोस्तों, वो नागरिकों के लिए अधिकार ही है जो सुरक्षित रखे हुए, जो धीरे धीरे जनता को अब मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि हम मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो हमारे अधिकारों को रखा गया है, उन अधिकारों की मांग करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। वो राज्य की अर्थात सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो कब लागू करे, उनको कब कानून बना करके और संविधान में ऐड करे और शासन व्यवस्था में संचालित करे उसका। क्लियर हुआ दोस्तों डीपीएसपी? तो ये है डीपीएसपी का एक रूप। अब ये दायित्व है राज्य पर अर्थात सरकार पर, कि सरकार का ही ये दायित्व है कि वो धीरे धीरे जनता को ये अधिकार भी प्रोवाइड करे जैसे जैसे देश सक्षम हो। दरअसल सारे अधिकार उस समय ही प्रोवाइड कर दिए जाते, परंतु उस समय भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, न तो पूरी तरह से संगठित था दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से भी काफी कमजोर था, आर्थिक दृष्टि से भी काफी कमजोर था, सामाजिक दृष्टि से देखें तो कई भागों में हमारा भारतीय समाज बटा हुआ था। इस प्रकार की कई सारी विभिन्नताएं और कई सारी समस्याएं दोस्तों उस समय भारतीय समाज में और भारत में देखने को मिल रही थी, जिस कारण से सभी अधिकारों को देने में हमारा संविधान सक्षम नहीं था। इसी कारण से कुछ अधिकारों को बचा करके रख लिया गया, जिनको कि बाद में धीरे धीरे शासन के द्वारा लागू किया जा रहा है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब दोस्तों स्लाइड पर आइए। अब आप जब नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आते चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट पेन लेता हूं मैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य हेतु कर्तव्य है। हालांकि न्यायालय द्वारा राज्य को डीपीएसपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी ये हमारे संविधान में मूलभूत है। तो दोस्तों जरा यहां पर ध्यान दीजिए, 3 टर्म आपकी आती है। कौन कौन सी? कि जो डीपीएसपी है हमारे, मैं डीपीएसपी बोल रहा हूं, बार बार याद रखिए, भूलना मत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफी लंबा शब्द हो रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है राज्य के लिए कर्तव्य है, राज्य के लिए कर्तव्य है और नागरिकों के क्या है? अधिकार है। हालांकि अधिकारों की तरह डीपीएसपी को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा राज्य पर अर्थात सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों एक शब्द टर्म आती है आपकी, बाध्य करना। लेकिन फिर भी यह हमारे संविधान में मूलभूत है। अब मूलभूत क्यों है दोस्तों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने काफी ज्यादा विचार विमर्श किया, काफी लंबे समय तक विचार विमर्श किया, और हालांकि जो हमारे संविधान निर्माता थे दोस्तों वाकई में सक्षम बुद्धि के थे, वाकई में सक्षम मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने कई हजारों साल पहले का और बाद का भी सोचकर ही हमारे संविधान का निर्माण किया था, और इसी कारण से डीपीएसपी को संविधान में रखा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इनको रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि शासन ना चाहते हुए भी अपने कर्तव्य के रूप में इन डीपीएसपी को धीरे धीरे कानून के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ करेगी। अगर डीपीएसपी नहीं होते तो दोस्तों जिस पार्टी की या जिस जो भी राजनीतिक पार्टी की सरकार देश में आती, वो अपने अनुसार देश को संचालित करती, अपने अनुसार कानूनों को लागू करती। ठीक है, तो इसलिए उनको पहले ही एक मार्ग दे दिया गया, चाहे कोई सी पार्टी हो, कोई सी की सरकार हो, सबको एक मार्ग दे दिया गया कि भैया आपके लिए ये पेंडिंग कार्य है, इसको अपनी व्यवस्था के अनुसार इनको लागू आपको करना है, और आपका ये प्रथम कर्तव्य भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य के लिए ये डीपीएसपी कर्तव्य हो जाते हैं, जो शासन व्यवस्था के तहत ये मूलभूत है। और विधि निर्माण करने में दोस्तों जब भी कानून का निर्माण शासन करता है, सरकार करती है, तो उसमें भी ये अहम भूमिका अदा करते हैं, और इनको रखा गया है अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में। ओके, क्लियर है?
चलिए इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के समान, ये हम जान चुके हैं। जैसे हमारे अधिकारों के लिए दोस्तों हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उस प्रकार से क्योंकि हमारे मूल अधिकार वैधानिक है, कानूनी है, उस प्रकार से डीपीएसपी वैधानिक नहीं है, इसलिए हम वहां पर न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो है दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना है कि ऐसे कितने प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे मूल संविधान ने हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए थे, और उसी प्रकार से कितने अधिकार और छोड़ दिए गए थे जो डीपीएसपी में जमा कर दिए, अर्थात डीपीएसपी में सुरक्षित रख दिए, अर्थात कि संविधान के भाग 4 में सुरक्षित रख दिए दोस्तों। तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रकार के आपको डीपीएसपी देखने को मिल रहे हैं, जो दोस्तों 5 प्रकारों में अर्थ से संबंधित है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, न्याय शिक्षा से संबंधित है, प्राचीन स्मारकों से संबंधित है, अर्थात के हमारी जो प्राचीन संपत्ति है दोस्तों उससे संबंधित है, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। तो इस प्रकार के 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है सुरक्षित रख दिया गया था, जिसे सरकार अब धीरे धीरे लागू करना प्रारंभ कर चुकी है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों एक एक करके इनका हम वर्णन करते हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। और इसी दौर में सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र के लिए जिन डीपीएसपी को सुरक्षित रखा गया था उसके तहत क्या क्या सुविधाएं थी जो जनता को प्रोवाइड करना था सरकार को। चलिए तो एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों स्त्री और पुरुषों को समान वेतन की व्यवस्था करनी थी। अब जरा समझिए, देखिए काफी लंबे समय से दोस्तों आप देख रहे होंगे, हालांकि आप भी सामाजिक प्राणी हैं, समाज के अंतर्गत रहते हैं, और काफी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं हमारे इस चैनल पर जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनको भली भांति रूप से अच्छे से समझ हो गई और अच्छे से पता होगा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की संस्कृति है। जरा समझिए कि एक ही सेम कार्य को करने में दोस्तों जहां पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है वहां स्त्रियों को उतना वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक जो है मानसिकता ऐसी बन चुकी है, हमारी समाज की ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि किसी भी कार्य को जो पुरुष है वो ज्यादा तीव्र गति से कर सकता है, ज्यादा इफिशियंसी लाकर कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, बल्कि स्त्री उसको उतने इफेक्टिव रूप से नहीं कर पाती, इतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाती है। ऐसी एक मानसिकता बन चुकी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों संविधान में पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी, डीपीएसपी के अंतर्गत रख दिया गया था कि भैया आपको अर्थात सरकार को जो है आर्थिक क्षेत्र में ये सुधार करने हैं, कुछ सुधारों की लिस्ट दे दी गई थी, जिसमें प्रथम ये था कि किस देश की समाज में या देश में दोस्तों देश की शासन व्यवस्था में ऐसे नियम लागू हो जिसमें कि एक कार्य को करने में चाहे वो स्त्री करे या पुरुष करे, अगर समान कार्य है, एक कार्य है, तो एक जैसा ही वेतन दोनों को मिलना चाहिए, जो कि अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं है या कुछ रूपों में लागू हो भी चुका है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए अर्थात एक जैसे कार्य के लिए समान रूप से वेतन मिले स्त्री पुरुष के लिए, ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो भौतिक संसाधन है दोस्तों, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जो है सार्वजनिक हित में होना चाहिए। जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत, जैसे कि हम पेट्रोलियम को ले लेते हैं, हम गैस सेक्टर को ले लेते हैं, हम कोल सेक्टर को ले ले, या फिर कहें कि जैसे कि वाहनों के रूप में अगर हम जो है रेलवे को ले लेते हैं, वायुयान व्यवस्था को ले लेते हैं, या विभिन्न प्रकार की खदानों को ले लेते हैं, तो जितने भी हमारे संसाधन है उन संसाधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। के अनुसार सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कम से कम हो। यह हमारे संविधान में डीपीएसपी में जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद ही एक चीज और इसमें पीछे डाल दी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सरकार की स्थापना हो जाए जो निरंकुश हो जाए और हर एक क्षेत्र में जो है वो अपना प्राइवेट जो है सार्वजनिकरण करना, केंद्रीकरण करना प्रारंभ कर दे। तो केंद्रीकरण भी उचित तरीके से हो, उचित रूप से हो, ऐसा ना हो कि जिसे प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए था उसे भी जो है सार्वजनिक सेक्टर में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि सार्वजनिक सेक्टर में लाने से अर्थात उसका सार्वजनिकीकरण करने से या फिर केंद्रीकरण करने से सरकार का बेनिफिट होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, निजी क्षेत्र होता है, उसका लॉस होता है दोस्तों। तो ये जो केंद्रीकरण है
या भौतिक संसाधनों का ये उचित रूप से हो, ना कि अनुचित तरीके से। तो अनुचित तरीके से किसी भी चीज का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है इसमें व्यवस्था की थी। इसके अलावा योग्यता के अनुसार सभी को रोजगार प्राप्त हो। अब यहाँ पर दोस्तों रोजगार जो दिया जाना, कि इसमें एक व्यवस्था ये भी की गई थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो कि हालांकि आज तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत आज भी पिछड़ा हुआ है इस योग्यता की माफ कीजिएगा, योग्यता तो आज भारत में बहुत ज्यादा है, परंतु जो हमारे संसाधन है दोस्तों, इतने सक्षम हम संसाधनों के दोहन में नहीं हो पाए हैं, जिससे कि हम प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक युवा वर्ग को या प्रत्येक व्यक्ति को हम रोजगार दे पाए। इतने हमारी अर्थव्यवस्था आज भी सक्षम नहीं हुई है। इसी कारण से बेरोजगारी अपने पैर पसारे हुए समाज में बैठी हुई है। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी संविधान निर्माताओं ने पहले ही कर दी थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास में उसकी योग्यता के अनुसार उसके पास रोजगार होना चाहिए। इसके अलावा कार्य की अनुकूल अवस्था की व्यवस्था हो। रोजगार तो आप दोगे, लेकिन उसको रोजगार के तहत ही उसे कार्य जहां पर कार्य कर रहा है उसमें वहां पर की जो व्यवस्था हो वो अनुकूल होना चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में अर्थात 1976 में 2 और डीपीएसपी को जोड़ा गया था आर्थिक क्षेत्र में। तो वो 2 डीपीएसपी कौन थे दोस्तों? तो वो 2 डीपीएसपी ये थे कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको निशुल्क रूप से जो है कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। कानूनी सहायता अर्थात क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं कि कोई एक बहुत कमजोर व्यक्ति है और न्यायालय में वो अपना वकील खड़ा नहीं कर पाता है, तो उसे सरकार अपना वकील देगी और सरकारी सारी सहायता उसको प्राप्त होगी, है ना। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंध में जो है मजदूर संघ का जो है सपोर्ट रहेगा, मजदूर संघ को शामिल किया जाएगा। ये 2 प्रकार के डीपीएसपी और ऐड किए गए थे। इसके अलावा सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों सामाजिक विकास से संबंधित अर्थात सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा विशेष कुछ है नहीं है, एकदम सिंपल है। सामाजिक क्षेत्र में राज्य समाज के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य में सुधार और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। अब यहां पर एक व्यवहारिक रूप देखें दोस्तों कि अगर राज्य अर्थात सरकार अगर इन दोनों चीजों में, जैसे कि स्वास्थ्य सुधार में तो चलो ध्यान देती है सरकार और दे रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन क्या मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में सक्षम है हमारी सरकार? तो दोस्तों हर कोई कह सकता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका उदाहरण, बहुत शानदार उदाहरण हमें अभी लॉकडाउन के जस्ट बाद मिला था। लॉकडाउन जैसे खुला था दोस्तों तो किराने की दुकान बाद में खुली थी, वाइन शॉप पहले खुल गई थी, है ना। तो ये हमारे सरकार की कहीं ना कहीं एक ये जो है एक नकारात्मक सोच भी होती है, या कहें कि जब संविधान में पहले से व्यवस्था कर दी गई थी डीपीएसपी के तहत कि मादक पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए दोस्तों, और ये सबके सब करने थे आपको 10 से संविधान लागू होने के 10 से 15 साल के अंदर अंदर के समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और अन्य क्षेत्र में प्रगति। तो दोस्तों समाज में जो भी पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज के अंदर, उनकी शिक्षा में जो है प्रगति की जाए, उनको कुछ इस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है दोस्तों न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी। तो न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी इसमें ज्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि न्याय व्यवस्था का विस्तार हो, न्याय व्यवस्था उचित रूप से चले, शिक्षा का प्रसार हो और प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए कुछ डीपीएसपी की व्यवस्था की गई थी, जिसमें दोस्तों न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा। साथ में संविधान में व्यवस्था यह भी की गई थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। तो हालांकि ये कार्य किया भी गया संविधान में कि जो 42वां अर्थात 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 42वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई और जो है 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट है प्राचीन स्मारकों की सभा संबंधी तत्व। प्राचीन स्मारकों का सभा संबंधी तत्व से प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व। दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा आप।
हो जाता है यार, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान नहीं रख पाते ज्यादा। ठीक है, तो ये सभा की जगह रक्षा है ना, रक्षा। इसे ठीक से मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। ओके, चलिए आप ठीक कर लेंगे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, तो इसको विशेषकर ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी, अर्थात कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति दोस्तों किससे जिंदा है, जो प्राचीन स्मारक है हमारे, जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान है, उन सबसे से ही दोस्तों हमारी प्राचीन संस्कृति के दर्शन होते हैं, प्राचीन संस्कृति जो है हमें जानने को मिलती है। तो उनकी रक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान भी संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी के अंतर्गत किए थे कि इनसे संबंधित कानून भी आप लागू करेंगे आगे चल करके, तो जिसके तहत दोस्तों कुछ किए भी जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के भवन, इन सब की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया। और 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयत्न करेगा। तो आपको इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कि राज्य को एक दायित्व के रूप में कार्य सौंपा गया था कि आगे चल करके जैसे ही राज्य अपनी स्थिति के अनुसार सक्षम हो जाता है, वैसे ही राज्य जो है प्राचीन स्मारक या ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान है उन सबकी सुरक्षा के लिए कुछ नए कानून लागू करेगा। सिर्फ इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इसके अंतर्गत भी आप भली भांति रूप से परिचित है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर एक अनुच्छेद के तहत, हर एक संविधान के भाग के तहत इस बात पर विशेष फोकस किया और बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है कि किसी भी अनुच्छेद में कोई ऐसी बात ना जुड़ जाए जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विच्छेदित करने का कार्य करे, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खराब करने का कार्य करे। ऐसी कोई बात संविधान में नहीं आना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान रखा गया था। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों, इसी के तहत ही हमारे संविधान का जो आधार स्तंभ है, सिर्फ संविधान का नहीं बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है, वो हमेशा से ही, प्राचीन समय से ही वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को अपनाए हुए हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व को हम जो है अपना मानते हैं। और यही बात दोस्तों शिकागो में जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, और उस भाषण में जब पहली बार कहा था कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अमेरिकी भाइयों और बहनों, उनका भाषण दोस्तों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। सबसे पहले उन्होंने खुद जो है वसुदेव कुटुंबकम की जो ये हमारी धारणा है, इसका प्रचार दोस्तों अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जो है इसका प्रचार किया था। और वो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है हमारी वसुदेव कुटुंबकम की धारणा का प्रचार किया था। तो इस प्रकार से प्रारंभ से ही, चाहे वो संविधान हो, चाहे हमारा देश का कोई नागरिक हो, प्रत्येक व्यक्ति यही कार्य करता है दोस्तों। सब कुछ, सबके सभी दोस्तों हम इसी धारणा को अपनाए हुए हैं, है ना। तो इसमें हमारे इस देश के अंतर्गत, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत इस बात पर विशेष फोकस किया गया है, हमारे देश का आदर्श हमेशा से ही, प्राचीन समय से ही वसुदेव कुटुंबकम रहा है। और हमने हमेशा ही शांति और जियो और जीने दो के सिद्धांतों को अपनाया। हमारे संविधान में इस आदर्श को हमने कुछ तत्वों के द्वारा अपनाया है, कुछ कार्यों के द्वारा अपनाया है। और वो क्या क्या कार्य हैं दोस्तों, तो वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों हम वहां पर शांति बरतने का कार्य करते हैं। और साथ में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा हो, इस पर हमारा विशेष ध्यान देता है। हमारे सारे कार्य जो भी आधारित होते हैं वो शांति और वृद्धि पर ही टिके हुए होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच में न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहता है। और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति, कि अंतरराष्ट्रीय कानून अर्थात कि जितने भी आज हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो WHO हो या कई प्रकार के और संगठन है दोस्तों, विश्व संगठन, जिनमें जो संधियां होती, जो वार्ताएं होती है, उन सबका सम्मान करना हमारा कार्य है। उनको लागू करना, उनको फॉलो करना भी हमारा जो है प्रमुख आदर्श रहा है। इन सब के अलावा अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने में भी हम जो है विश्वास रखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा आज का अर्थात डीपीएसपी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई शिकायत हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको फुल डिटेल नहीं मिली हो टॉपिक से संबंधित तो भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों स्लाइड में भले ही मैंने आपको डाटा कम दिया हो, लेकिन आपको समझाने में मेरे द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, कोई कंजूसी नहीं की गई है। लेक्चर अगर दोस्तों आपने 2 बार देख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कोई नोट डाउन तक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बस पूरे फोकस के साथ में इस लेक्चर को एक बार देखें, उसके तुरंत आधे या 1 घंटे बाद तुरंत वापस से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक पूरा का पूरा डाटा जाएगा दोस्तों। और जब आपको पूरा टॉपिक डिटेल में डीपली जाकर समझ आता है ना, तो दोस्तों आपके अन्य टॉपिकों की टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होती है। ठीक है, चलिए बाकी आप सब समझदार है दोस्तों, आप समझते हैं कि किस लेवल से हमारी क्लासेस चल रही है, किस उद्देश्य से हमारी क्लासेस चल रही है, बाकी आप भली भांति रूप से समझते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना के अधिकार पर आरटीआई एक्ट पर हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वो भी बहुत आवश्यक सेशन होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। बीए के साथ में अगर आप बाद में आगे बीए कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। संविधान के भाग 3 और सूचना का अधिकार दोस्तों, ये सब एक ही हमारे से मर्ज होते हैं, उसको बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं। बहुत आवश्यक टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट सेशन को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, वेट करें, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट डे ही, कल ही आपको ये क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों कोई गैप नहीं होगा, कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस चलेगी। हिस्ट्री भी आपको पर डे लेक्चर मिलेगा, इकोनॉमी का पर डे मिलेगा। इकोनॉमी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी पर कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर मिलने वाले हैं। मैं आपके लिए लगा हूं दोस्तों, बस आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी जो भी सेशन आता है, जो भी लेक्चर मेरे द्वारा दिया जाता है, उसमें डिले ना करें, हैंड टू हैंड लेक्चर को देखें दोस्तों। देख करके अपने नोट्स क्रिएट करें। अगर नोट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो टेलीग्राम पे जाकर के हमारे यही क्लास नोट्स आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जमा कर रख ले, सीरीज वाइज रख ले, क्रम अनुसार रख ले, जिससे कि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।